नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्रिय छात्रों। सामान्य हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार, उस पर आधारित यह मेरा चौथा वीडियो है। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वर्ण के विषय में, वर्णमाला के विषय में, ध्वनि, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में हमने पढ़ा था स्वर तथा व्यंजन, और एक जो इनके बीच की कड़ी कहे जाते हैं अयोगवाह। स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन तथा व्यंजन के प्रकार। स्वर तथा स्वर के प्रकार हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। अयोगवाह हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो जो थी, हमारी जो तीसरी वीडियो थी, उसमें हमने व्यंजन के प्रकार शुरू किया था। तो उस वीडियो में हम व्यंजन के प्रकार पढ़ चुके हैं। उसमें हमने स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 होते हैं हमारे, अंतस्थ, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो व्यंजन के बचे हुए प्रकार हैं, व्यंजन को और किस आधार पर विभाजित किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इन सभी के विषय में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। पहले हम व्यंजनों को देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व से हमारा अर्थ होता है कंपन से। हमारा जो स्वर तंत्र होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र से मतलब होता है जहां से ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है, यानी कि एक तरह से हमारा गला। तो हमारे गले में जब कंपन उत्पन्न होता है उसको हम घोषत्व कहते हैं। तो उसी आधार पे हमने व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है अघोष, दूसरा है सघोष। सघोष की जगह कहीं कहीं आपको केवल घोष वर्ड लिखा मिल जाएगा, तो याद रखिएगा सघोष या घोष एक ही चीज है। अब देखिए अघोष, ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी शब्द से पहले अगर अ लग जाता है तो आ का अर्थ होता है कि वो चीज उसमें से कम हो गई या वो चीज नहीं है उसमें। जैसे कि मान्य, मैंने लिख दिया मान्य, मान्य मीन्स मानी हुई चीज। अब इसके में आगे मैंने अ लगा दिया, अमान्य, यानी कि जो मानी गई नहीं हो। ठीक है, जो मान्य न हो। तो ऐसी अघोष, अघोष का मतलब क्या हुआ, जिसमें घोष ना हो। घोष का मतलब कंपन, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन नहीं होता, वे कहलाते हैं अघोष। अब सघोष, सा का अर्थ हो गया सहित, यानी कि घोष सहित। वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होता है, वे कहलाते हैं हमारे सघोष। अब ये वर्ण हम देखेंगे, ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन है 25। तो 1 2 3 4 5 तक है। अब देखिए अघोष, अ जो होता है वो हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण है। सबसे पहला है तो हम यहाँ पहला यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, पहला, दूसरा।
उसके पश्चात यहां बाकी जो रह गए तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमने यहां लिख लिए। तो अब समझेंगे इसको। यानी कि अघोष जो व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ण के पहले और दूसरे जो वर्ण हैं वे अघोष कहलाते हैं। जैसे क ख छ छ ट ठ त थ प फ, ये हैं अघोष। और प्रत्येक वर्ण के जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है वह कहलाता है सघोष। जैसे ग घ ड़, ज झ ञ, ड ध ण, द ध न, ब भ म, ये आते हैं हमारे सघोष में। इनके बाद इनको व्यंजनों को विभाजित किया जाता है प्राण तत्व के आधार पर। तो अब देखिए, प्राण तत्व का सीधा सीधा अर्थ होता है वायु। प्राण से ही आप समझ जाइए, प्राण, जैसे ऑक्सीजन को भी हम प्राणवायु बोलते हैं ना, तो प्राण तत्व का अर्थ होता है यहां वायु से। तो प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हैं अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण व महाप्राण। अब देखिए, अल्प, अल्प का अर्थ भी क्या होता है? अल्प मीन्स होता है कम, और महा जिस शब्द में लग जाता है तो महा का अर्थ क्या होता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उसी से समझेंगे। अल्प प्राण यानी कि वायु, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में कम वायु बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिनका उच्चारण करने पे वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे इनको कि अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं, महाप्राण में कौन से आते हैं। ठीक है, यहां तो हमने 1 2 3 4 5 ये लिख लिया सीधा सीधा। अब यहां भी ये ध्यान रखिए, यहां भी आ रहा है तो यहां 1 तो यहां भी आ गया। बस अब ये याद रखिए कि प्राण तत्व वाले में हम विषम संख्याओं को लेकर चलते हैं, इनको विषम। तो अल्प प्राण में कौन सा आ गया? 1 3 और 5, ये विषम हो गई, ये इसमें आ गई। और महाप्राण में जो बच गए वो यहां लिख लीजिए 2 4। तो 2 4 महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, विषम संख्या 1 3 5 अल्प प्राण में आ गई और सम संख्या 2 4 महाप्राण में। यानी कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन वह आएगा अल्प प्राण में, तथा दूसरा और चौथा व्यंजन ये आता है महाप्राण में। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये नंबरिंग जो करते हैं ना, इसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये वर्ण तो साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, अघोष के साथ सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष सघोष की नंबरिंग आप याद रखिए, सीधा सीधा 1 2 3 4 5। आ जहां भी आए बस इतना याद रखिए, और जहां भी आता है वहां हमको 1 लिखना है। ठीक है, आ गया, आप पहला वर्ण होता है तो हमने 1 लिख दिया, और यहां सीधी काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5। अब इनको देख लेते हैं, यहां भी आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और जहां भी आता है वहां भी 1 लिखना है, तो पहला वर्ण तो यहां हो गया। अब इसे कैसे याद रखें? तो अब देखिए, इस वर्ड को ले लीजिए महा। महा से आप याद रखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, महा से याद रखिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। तो बस अब ये याद रखिए, यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, यानी कि यहां पे जो विषम संख्या है वे ले लीजिए। विषम यानी कि 1 3 5, यानी कि जो विषम नंबर पे वर्ण आ रहा है वो यहां आ गए, और जो सम है वो यहां आ गए। तो ध्यान रखिए, महाप्राण यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि 2 अक्टूबर, तो 2 और 4 सम संख्याएं, और आ इसमें आ ही रहा है, तो मैंने पहले ही बताया जहां भी अ आ जाए वहां पे 1 लिख दीजिए। 1, अब सम यहां आ गए तो यहां विषम रह गए।
तो प्रत्येक वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवें जो व्यंजन है वे होते हैं हमारे अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वह कहलाता है महाप्राण। आप जब इनका उच्चारण करेंगे ना, तो इनका उच्चारण में वायु बहुत कम निकलती है और इनका उच्चारण में वायु बहुत अधिक निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है, इनको अल्पप्राण। ये तो हो गए जो स्पर्श व्यंजन थे, उनको हमने इनमें विभाजित कर दिया। ठीक है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में। अब स्पर्श व्यंजन के बाद में जो बाकी के चार चार व्यंजनों की जो लाइन आती हैं, एक आता है य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद एक अगली लाइन आती थी संघर्षी व्यंजन की, जो होते थे श, श, स और हा। उनको देखते हैं कि वे कहाँ आते हैं। तो देखिए, जो यह वाली लाइन है उसको हम लिखेंगे यहां, य, र, ल, व। और जो संघर्षी व्यंजनों वाली लाइन है उसको लिख लेते हैं हम यहां, श, श, स, और हा को हम थोड़ा सा अलग लिखेंगे। अब वो मैं बताऊंगा कि क्यों इसे अलग लिखा गया है। इस तरह से लिख लेंगे हम। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन चीजों में ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल श, श और स जो है इसको हम क्रॉस एरो के द्वारा इससे मिला देंगे। एक क्रॉस बना दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। समझे? अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो श, श और स हैं वे हमारे महाप्राण में आते हैं, लेकिन अघोष होते हैं। ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा कि श, श और स महाप्राण हैं पर अघोष हैं। अब ऐसे ही हमने ये क्रॉस एरो बनाया तो एक एरो यहां पर बना देंगे। तो इससे याद रखिएगा क्या कि य, र, ल, व जो हैं वे अल्प प्राण में आते हैं पर सघोष होते हैं। देखिए, य, र, ल, व तो आपको वैसे ही पता होगा, इनका उच्चारण करने में तो काफी कम वायु निकलती है, तो ये अल्प प्राण में तो आते ही हैं, लेकिन ये सघोष है। लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वतंत्र में यानी गले में कंपन जरूर होता है। तो इसी तरह से याद रखिएगा, श, श, स महाप्राण है पर अघोष है, य, र, ल, व अल्प प्राण है पर सघोष है। अब बचा ये हा। हा देखिए, महाप्राण तो है क्योंकि हमने यहां लिखा है हा महाप्राण है, लेकिन ये इकलौता ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण है पर सघोष भी है। तो हा इकलौता ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण है और सघोष है। ये हो गया। इसके पश्चात बचते हैं स्वर। अब स्वर किस में आते हैं वो देखते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं, ये तो आपको पता है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में यानी गले में कंपन होता है, तो इसलिए स्वर आते हैं सघोष में। आप उच्चारण करके देखिए अ, तो गले पे हाथ रखिए हल्का सा और आप महसूस करेंगे कि वहां कंपन उत्पन्न होता है, तो ये सघोष में आते हैं। लेकिन इनको हम बिना किसी कठिनाई के आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हवा जो है वो काफी कम बाहर निकलती है, तो इसलिए ये अल्प प्राण में आते हैं। तो स्वर जो है हमारे वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण में आते हैं। इनके बाद कुछ और हैं व्यंजन जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको देखते हैं हम। एक होते हैं दंत्योष्ठ। अब देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है इसका दंतोष्ठ का मतलब क्या हुआ, दंत प्लस ओष्ठ।
यानी कि वे व्यंजन जो दांत प्लस ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं वे। दंतोष्ठ व्यंजन हमारे दो होते हैं, व और फ। ध्यान रखिए ये फ है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, फ। और ये फ होता है, फ। तो ये हमारे दंतोष्ठ हैं। इसके अलावा एक होते हैं वत्स्य व्यंजन। वत्स्य वत्स्य व्यंजनों को हम दंतमूल भी कहते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो देखिए, मूल का मतलब होता है जड़। तो जो दांतों की जड़ है उनसे हमारी जीवा स्पर्श करती है, ठीक है। ये है हमारे ज, र, ल, स। माफ कीजिए, ज नहीं है, ये ज है, ज। ज, र, ल, स। ये ज है और ये ज, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे दंतमूल व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो टॉपिक था वर्णमाला, वो समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने तौर पर साधारण से साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।